बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी विक्रमशिला अध्याय 12 है विक्रमशिला को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया और उसकी कविता और कहानी को पढ़ा कर मैं बता दिया हूँ। आज मैं इस विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय के बारे में पढ़ाऊँगा जो भागलपुर में स्थित है। समझें, इसके बारे में पूरे डिटेल से बताऊँगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का तैयारी कराया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की गौरवशाली अतीत से परिचय करवाता है। मतलब बौद्धकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ये गौरवशाली अतीत से, क्या अतीत मतलब बीती हुई बातों को अतीत की बातें कहते हैं। उससे क्या कराता है हमको, उससे हमें मिलन करवाता है और हमारे गौरवशाली अतीत से परिचय करवाता है इसमें। और कहता है कि अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा के अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया। मतलब कि इस अध्याय में प्राचीन परंपरा जो भी ना उनके अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया। यही देखिए विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय है, समझे न। अब बताइए विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय ये ध्वस्त हो चुका है, समझे न, खंडहर बन चुका है। आइए अब इसी के बारे में देखिए विक्रमशिला खुद क्या कहता है। विक्रमशिला के खुद मुँह से उसका बात सुनिए। कहता है कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद कवच माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहता है मुझे भारत का अस्मिता का अवैध कवच माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कई अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहता है कि मेरा जो अतीत था, समझे, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है और ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है, समझे, उनसे भी कई अधिक है, मतलब उससे भी बहुत पहले ये बन चुका था, समझे ना। अब देखिए महत्वपूर्ण था, यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे सरीखे जैसे विद्वान योगदान और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब देखिए इस विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे विद्वान भी पढ़े लिखे थे, समझे ना, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है इस विश्वविद्यालय को। और कहते हैं कि खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट क्या विश्व प्रसिद्ध है। जबकि अतीश दीपंकर जो है ना वो तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का लामा संप्रदाय की शुरुआत की। मतलब अतीश दीपंकर जो थे वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और लामा संप्रदाय की शुरुआत कर दी। लेकिन खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट ने पूरा विश्व, मतलब कि विश्व इसको जानते, किसको, आर्यभट्ट को। अब कहता है कि आधुनिक भागलपुर जिला के, मतलब कि आधुनिक भागलपुर के जिला के से प्राचीन अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय है। महाजनपद के नाम से क्या लोकप्रिय है कि कहलगांव। देखिए कहाँ ये स्थित, कहलगांव थाना क्षेत्र, पोस्ट पत्थर घट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं सदी में मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। मतलब कि ये कहता है कौन, विक्रमशिला कहता है कि मेरा जो उद्घाटन वो किसने किया, वो एक महाप्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में 8वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन मैं अपने ज्ञान के कारण, मैं अपने बौद्ध ज्ञान के कारण मैं पूरा विश्व में विख्यात हो गया और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। अब कहता है कि अपने आचार्यों से क्या विक्रमपूर्ण आचार्य उनकी अखंड शील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हूँ। मतलब ये जो विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित है ये अपने आचार्य के विक्रमपूर्ण आचरण और उनकी अखंड शील समानता के संपन्नता के कारण ही यह विक्रमशिला की संज्ञा संबोधित है। कहता किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष, मतलब कि किंवदंती ऐसा है, कुछ माना जाता है ऐसा है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर, मतलब कि मार के दफना के, समझे ना। और आगे देखिए, दमित कर इस स्थान पर विहार मतलब घूमने वाला स्थान बनाया गया, जिससे मेरा नाम क्या पड़ गया, विक्रमशिला पड़ गया। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय, इसके प्रांगण में 6 क्या है, महाविद्यालय। कौन, विक्रमशिला के प्रांगण में, समझे न। कहता कि विद्वान थे, महाविद्वान थे, विद्यमान थे, समझे न। जहाँ अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे, जहाँ अलग अलग द्वार पंडित क्या किए थे, नियुक्त। और द्वार पंडित भी बहुत पढ़े लिखे होते थे पहले, समझे न।
कहते द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश कर पाता था। ये द्वार पंडित बहुत सारे विषयों में ज्ञाता थे, समझे, ये इसका एग्जाम लेते थे। कोई नया छात्र आते थे ना, उसका एग्जाम लेते थे। अगर एग्जाम में पास हो जाता था तो क्या करता था, उसको फिर इंट्री लेकर इंट्री देता था। कहाँ इंट्री देता था, तो उसको विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय में इंट्री मिलता था। अगर वो फेल हो गया तो उसको इंट्री नहीं मिलता था। अब कहता कि प्रवेश पा सकते थे द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की, द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की, देखिए द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, जैसे देखिए आचार्य द्वार पंडित क्या क्या ज्ञानी होते थे, तंत्र हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, काव्य हो गया और व्याकरण में पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरा आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। द्वार पंडित मतलब कि कॉलेज का नाम रोशन करने के लिए होता था, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने के लिए होता था, बहुत पढ़े लिखे होते थे, समझे ना। कहता उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। तो देखिए प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, हरिभद्र। कौन थे, हरिभद्र थे। कहता कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्ष, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया है। मतलब ये जो हरिभद्र था ना, वो शांति रक्षित का शिष्य था, इसीलिए हरिभद्र को कभी कभी क्या कहा जाता था, शांति भद्र भी कहा जाता था। कहता कि मेरा एक समृद्ध पुस्तकालय था, पुस्तकालय जहाँ पुस्तकों का अंबार लगा होता है उसे पुस्तकालय कहते हैं। कहता मेरा एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यह विशाल संग्रह था। मतलब प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यह विशाल संग्रह था, समझे। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकारी थे। मतलब यहाँ पांडुलिपि तैयार करने के लिए आचार्य भी थे, जो शोधन करता है वो भी थे। कहता है राजा गोपाल द्वितीय के शासन के, राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष समझे न, एक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई थी। मतलब आपको कहेगा 15वें शासक जो थे गोपाल कृष्ण द्वितीय, उसके शासन काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो आप कहेगा अष्टाशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता, समझे ना। कहता यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहर में शामिल है। मतलब यह जो ग्रंथ है ब्रिटिश के म्यूजियम लंदन, ब्रिटिश का म्यूजियम कहाँ है, लंदन, वहाँ अभी भी ये क्या है, वहाँ पर शामिल है, धरोहर में रखा हुआ है, सुरक्षित म्यूजियम जहाँ देखने के लिए सारा चीज होता है, इसमें पुराने अतीत का चीज। कहता है दानशील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञापारमिता के प्रमुख अंग थे। प्रज्ञापारमिता के क्या क्या अंग थे, तो दानशील, धैर्य, वीर्य और ध्यान, समझे। कहता कि जिसमें पारंगत होना मेरा उद्देश्य मेरा शामिल था। जिसमें पारंगत होना मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य था, मेरा होना मेरा क्या था, उद्देश्य था, समझे। ये कौन कहता है, विक्रमशिला कहता है, समझे। कहता उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना हमारे अपने आप में साधारण बात नहीं थी। मतलब 10 पारमिताओं में पारंगत होना कोई साधारण बात तो नहीं है। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है जो मेरी गरिमा को चरम परिणति है। मतलब 10 को ज्ञान ऐसा सिखाया जाता है, विद्या सिखाया जाता है, समझे, जो मनुष्य को महामनुष्य बनाने के लिए, महामानव बनाने के लिए बहुत गरिमा परिणत थी, समझे। अब ये 10 सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत महाज्ञानी का बात होता है। अब कहते हैं 10वीं 11वीं सदी तक मैं पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। 10वीं या 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। लेकिन देखिए सम्यक ज्ञान दान परंपरा मेरा कोई सानी नहीं था। मेरे प्रांगण परिवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थी को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र से नियमित उच्च व शोधकर्ताओं के आकांक्षी होते थे। मतलब कि जो महाविश्वविद्यालय है विक्रमशिला, वहाँ पर उसी छात्र को एंट्री मिलती थी, प्राथमिकता मिलती थी जो छात्र वहाँ पूरे सत्र, पूरे साल, पूरे वर्ष नियमित ढंग से उच्च शिक्षा और शोधकर्ताओं के साथ आकांक्षी होते थे, पढ़ते लिखते थे, उसी को मिलता था। कहता प्रत्येक नवागत विद्यार्थी, मतलब नया विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। जो सब नया विद्यार्थी आता था, स्टूडेंट आता था, उस सबको भिक्षु वर्ग में रखा जाता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को
कर, मतलब पुत्र के समान मानकर उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे। बौद्ध सिद्धांतों से क्या करवाते थे? परिचित करवाते थे, समझे ना, ताकि वे मेरे उच्च आदर्शों पर खरे उतर सके। मतलब बौद्ध धर्म को प्रसारित करना मतलब उसको बताना इसलिए ताकि गुरु की बातों पर, आदर्शों पर उतर सके। कहता मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। मतलब आप विक्रमशिला का छात्र हैं, वही एक गौरव की बात है, समझे। वहाँ का छात्र होना भी बहुत बड़ी बात था, समझे। अरे गहरे को छात्र भी नहीं होना पड़ता, मतलब कि वहाँ एंट्री नहीं मिलता था। जो पढ़ने लिखने वाला होशियार टैलेंटेड होता था उसी को विक्रमशिला में क्या मिलता था? एंट्री मिलता था, समझे। अब कहता कि यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश का मान सम्मान को स्वतः ही हकदार हो जाते थे। जो छात्र यहाँ नामांकित हो जाते थे उसे देश विदेश में बहुत मान सम्मान मिलता था, ऑटोमेटिक मिलने लगता था। कहता था विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय का स्टूडेंट जा रहा है, या मतलब कम तो पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता है, समझे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्य और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। देखो राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सबको क्या मिलता था? विशेष सम्मान मिलता था। क्या मिलता था बाबू रे? विशेष सम्मान मिलता था, समझे ना। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ देखिए तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य और वैशेषिक, आत्मविद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। अब इसके पाठ्यक्रम क्या क्या प्रमुख अंग थे वो सब समझ गए, इतना सब चीज पढ़ाया जाता था, समझे। अब देखिए कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त होते थे। मतलब कक्षा का निर्धारण कब से होगा, अगर समय क्या होगा, इसके लिए अलग से आचार्य नियुक्त होते थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। मतलब कि किस भाषा में अध्यापन किया जाता था? तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में अध्यापन होता था। कहता कि वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद आज फिर एक बार सुर्खियों में आ गया हूँ। मतलब कि हजारों वर्ष बाद इसका लापता होने के बाद आज पुरातात्विक विभाग और सरकार के सहयोग से मैं आज फिर सुर्खियों में आ गया हूँ। ऐसा कौन कहता है? विक्रमशिला कहता है। कहता है पुरातात्विक खनन में मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने के कारण आशा प्रबल हो गई है। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ। प्रधान चैत्य जो प्राप्त हुआ है वो 50 फीट ऊंचा है और 73 फीट चौड़ी हुई है, समझे ना। और कहता कि 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? भगवान बुद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति प्राप्त हुई। जो कितने गए? जो 4.5 फीट का, जो 4.5 फीट का है। जो कितने फीट का है? 4.5 फीट का प्रतिमा मिली है, समझे। अब देखिए कहता है कि पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मा आसन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, समझे। और देखिए पद्म पानी एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। इसका भी प्रतिमा मिली है, मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई है, समझे। एक सील का सत्यापन वीरभद्र से किया गया। एक सील ऐसा मिला जो वीरभद्र जो था उससे सत्यापन किया गया, कहाँ वीरभद्र का लगता है। अब कहते हैं खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती है। बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं मिलने की संभावना है। कहते 10,000 छात्र 1,000 अध्यापक, मतलब 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक जहाँ रहे हो उसकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या पड़े। मतलब कहता कि जहाँ 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे उसकी विशालता और भव्यता के बारे में क्या कहना है। कहना तो मूर्ख की बात होगा, देख के इंसान पता लगा लेते कि क्या होने वाला यहाँ है, क्या सब होता होगा। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। मतलब कई दृष्टिकोण से यह जो था ना विक्रमशिला अद्भुत और अलौकिक विश्वविद्यालय था। अब देखिए अब क्या कहता है। कहता 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। तुर्कों के आक्रमण के कारण इसका क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। विक्रमशिला का सर्वनाश कौन कर दे? तुर्क आक्रमणकारी ने। कहता भ्रमवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हस्र हुआ। मतलब एक किला समझने के कारण ही इसका क्या हुआ? एक हस्र हुआ, समझे ना। और तबकात ए नासी नामक ग्रंथों में, तबकात ए नासी नामक ग्रंथों में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। मतलब तबकात ए नासी नामक ग्रंथ जो है उसमें जीवन विध्वंस का एक उपलब्ध वर्णन किया गया है। और कहते धर्म स्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया गया है। मतलब तिब्बती लामा जन उसमें इसके पतन का, विक्रमशिला पतन का मार्मिक वर्णन किया गया है। कहता कि
आप जब भी कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारे, सुने, ताकि मेरे सोए हुए अतीत करवट ले और वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य की अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। और कहता है आपको जब भी घूमने का मौका मिले, सुने, जब भी आपको घूमने का मौका मिले मेरे प्रांगण में जरूर आना, सुने। अब आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। अस्मिता मतलब क्या होता है? इज्जत और प्रतिष्ठा। अस्मिता मतलब क्या कहिएगा? इज्जत और प्रतिष्ठा कहिएगा। अभेद मतलब जिसे भेदा ना जा सके। कवच मतलब शारीरिक सुरक्षा हेतु पहनने वाली चीज। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें। अतीत मतलब बीता हुआ समय। महत्वपूर्ण मतलब उपयोगी होता है। सानिध्य मतलब निकट। सरीखे मतलब समान की तरह। योगदान मतलब देन। प्रसिद्ध मतलब क्या होता है? लोकप्रिय। प्रसिद्ध मतलब क्या होता है बाबू रे? लोकप्रिय होता है, समझे ना। अब देखिए आगे कहता कि विक्रमपूर्ण मतलब कहिएगा साहसपूर्ण। शील मतलब चरित्र। किंवदंती मतलब कहा जाता है। विहार मतलब भ्रमण करना। आविर्भाव मतलब उदय या जन्म। प्रांगण मतलब आंगन। समक्ष मतलब सामने। समृद्ध मतलब संपन्न। विशाल मतलब बहुत बड़ा। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई, समझे। म्यूजियम मतलब संग्रहालय। और उत्कृष्ट मतलब उत्तम। उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? उत्तम, समझे। और थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा और है। सानी मतलब तुलना। आकांक्षी मतलब अभिलाषा या इच्छुक। नवागत मतलब नया आया हुआ। पुत्रवत मतलब पुत्र की तरह। गुमनाम मतलब छिपे रहना। सुर्खी मतलब चर्चा। खनन मतलब खुदाई। चैत्य मतलब भवन। पारमिता मतलब सीमा हद। पारमिता मतलब सीमा हद। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर है क्या? इसका क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन आंसर हम पार्ट 2 में करेंगे। कहाँ करेंगे बाबू रे? पार्ट 2 में करेंगे। यह लंबा वीडियो हो गया है, सही। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से PDF के माध्यम से मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।